नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश से जय हिंद में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। संविधान की ओरिजिनल प्रति होना अपने आप में बड़ी बात है। भारत का संविधान जब अस्तित्व में आया तब इसकी कुल 1200 प्रतियां छापी गई थीं और इन प्रतियों की खासियत यह थी कि इनमें संविधान निर्माण समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर भी दर्ज हैं, जो इसे ऐतिहासिक धरोहर बनाते हैं। राजधानी में पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और साहित्यकार जी.आर. राणा ने संविधान की ऐसी ही एक ओरिजिनल प्रति आज भी सहेज कर रखी है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि उस दौर की सोच, संघर्ष और लोकतंत्र की नींव की जीवित गवाही है। देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। संविधान की किताब किसी पन्नों का, किसी कोई एक सामान्य दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र की मूल आत्मा है। और ये जो आप संविधान की किताब देख रहे हैं, ये भारत के संविधान की किताब की मूल प्रति है। ये ओरिजिनल कॉपी है, जो कि राजधानी रायपुर में जी.आर. राणा जी हैं, उनके पास ये मौजूद है और राज्य प्रशासनिक सेवा में भी रहे हैं और काफी लंबे समय से इसे आपने संभाल कर रखा है। एक इतिहास है अपने आप में। और संविधान जब लिखा गया उसके बाद कुछ ही लोगों तक ये ओरिजिनल कॉपी पहुंच पाई। कैसे आप लोगों ने आपने ये कलेक्ट किया और कैसे क्या इसकी पूरी जानकारी है? इसको मैं संसद भवन से लाया जी। और ये कहिए लगभग 20 साल हो गया जी। और लाया, और ये एक तरह से आज दुर्लभ प्रति है। भारत सरकार ने अभी इसका छोटा पॉकेट साइज भी निकाला जी। और क्यों बंद कर दिया नहीं मालूम। मैं कम से कम 2000 कॉपी उसका जी। पॉकेट साइज का जी। लाकर लोगों को हर साल डायरी भेंट करते हैं। मैं संविधान भेंट किया, लगभग 200 कॉपी, 200 रुपए की एक किताब थी, बांटता था। और इसमें पूरी चीजें हैं, संविधान की मूल चीजें इसमें है। ये कॉपी में लगभग बांट डाला हूँ, 2000 करीब बांटा। जो भी मेरे प्रिय आदमी आते थे उनको एक कॉपी देते था, इसको रखना। इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों है। और ये मूल कॉपी जो बता रहा हूँ, ये आगे इसमें लिखा हुआ है, ये 1200 कॉपी करीब प्रिंट हुआ। और ये कॉपी राजभवन में सब राज्यपाल वगैरह के यहाँ है जी। और लोगों के पास होगा, पर उनसे हट के बहुत कम लोगों के पास ये है जी। हैदराबाद वगैरह में मैं गया था, देखा, वहाँ दोनों कॉपी है, अंग्रेजी हिंदी दोनों है। और तो ये पढ़ने लायक भी है, सरल है और देखने लायक है। आप न भी पढ़े तो केवल वो पन्नों को एक बार पलट के देख लें, आपके मन को तसल्ली होगी कि हाँ, भारत का संविधान कोई चीज है। ये है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ है। ये वही संविधान की किताब है जिसको लेकर आज हम गणतंत्र दिवस में जब मनाते हैं तो इसी और तमाम जगहों पर जब हम शपथ लेते हैं तो हम वो जो शब्द जो उसमें शपथ में जो चयन किए जाते हैं, जो बोले जाते हैं, वो सभी चीजें जो हैं इसमें। ये शपथ जो लेते हैं जी, वो मैं दिखा रहा हूँ जी। ये है, ये इसको प्रियम्बल भी बोलते हैं जी। प्रस्तावना भी बोलते हैं, अंग्रेजी में प्रियम्बल बोलते हैं कि हम भारत के लोग करके इसको पढ़ा जाता है। और इसमें सबसे बढ़िया बात आखिरी में इसमें ये लिखा है, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी इसको हम अंगीकृत करते हैं, माने अपना रहे हैं भारत के लोग जी। और इसको अधिनियमित करते हैं। हमारे जो भी कानून व्यवस्था है उसमें इसको कानून के रूप में इसको माना जाता है। और आत्मार्पित करते हैं, आखिरी में इसमें लिखा गया है आत्मार्पित करते हैं, ये है। और इसी को ये संशोधन हुए हैं बाद में जी। ये हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण
प्रभुत्व संपन्न माने सभी प्रकार का अधिकार संपन्न, कानून संपन्न ला पॉइंट से इसको हम ये किए हुए हैं। इसमें अब जो कि बहुत छोटे किताबों में भी संविधान की किताब, छोटी किताब भी आ गई है, कितना अंतर है इस ओरिजिनल कॉपी और अब की जो कॉपी आई है? इसमें मैं बहुत ज्यादा तुलना तो नहीं किया हूँ, क्योंकि इस प्रियम्बल को मैं इसको भी कई हजारों में बांट चुका हूँ प्रिंट कर करके जी। और इसमें कुछ खास बात एक आध जगह तो रायपुर में भी किया था जी। वहां मैं जब बताया इन लोगों को कि इसमें आप देखो जो क्या लिखा है, ये न्याय का मतलब कुछ भी न्याय नहीं है जी। सामाजिक न्याय, जी। आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। जी। न्याय में बड़ा बारीक चीज है ये और विश्लेषण करने के लायक है और इसको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी न्याय में आप संविधान को घसीट लो जी। स्पेसिफिक उसको कह दिया गया है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अब स्वतंत्रता में कुछ भी स्वतंत्रता नहीं है, इसका गलत अर्थ लोग लगा लेते हैं जी। हमको संविधान में स्वतंत्रता में ऐसा नहीं है भाई। इसमें साफ कहा है विचार की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जी। अभिव्यक्ति मतलब जो अंदर से, जो आत्मा से जो अच्छी चीजें निकले, वो कुछ भी मन में आए वो उसके लिए नहीं है। ये हम लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को सबको समझना चाहिए कि स्वतंत्रता का उतना ही अर्थ हमको लेना चाहिए जो इसमें संविधान में लिखा है कि न्याय में वो है स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मैंने बिना अंकुश के कुछ भी करने का स्वतंत्रता नहीं है, वो उस श्रृंखला की परिभाषा में आ जाएगी, वो श्रृंखल हो जाएंगे हम। ये इतने बंधा हुआ होना चाहिए। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता सिर्फ इतने चीजें के लिए आपको है। अब प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ये चीजें हैं न्याय, स्वतंत्रता, समता, एकता और बंधुता। इसको हम अपनाएं और इसीलिए इसको ये कहा गया बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये ओरिजिनल ये है। अब इसमें आप देखेंगे आगे भारत के सभी संस्कृति लगभग उनके जो आराध्य जो वो हैं प्रतीक हैं, उनको भी फोटो के रूप में इसमें कर दिया गया है। जैसे इसमें आप देखिए भाग 2 में ये आया आपका नागरिकता, तो उसमें पूरा ये दिया गया है, चित्र में हाँ चित्रित कर दिया गया है। और ये आगे एक एक पन्ने को देखिए आप जी, कितना मेहनत और कितना लगन के साथ इन लोगों ने, विद्वानों ने इसको, हमारे आदरणीय लोगों ने ये तैयार किया है। देखिए ये संविधान की ओरिजिनल कॉपी है, ओरिजिनल प्रति है और इसमें भारत के संविधान की सभी चीजें निहित है, इसमें शामिल है।
जो उस समय आने वाले वक्त के लिए, आने वाले समय के लिए सभी चीजों को ध्यान में रखकर जो है इसे भारत का संविधान जो है वो बनाया गया था। और इसमें पूरे जो लोकतंत्र है वो इसमें समाहित है। कई ऐसे शब्द हैं जिनका आज दुरुपयोग भी होता है, लेकिन उन शब्दों का अर्थ ही कुछ और था। लेकिन आज लोग आम बोलचाल की भाषा में और तमाम चीजों में संविधान के शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये ओरिजिनल प्रति जब पूरी तरीके से लोग पढ़ेंगे तब निश्चित तौर पर संविधान को लेकर जो है उनकी जानकारी और भी बढ़ेगी। और कुछ हस्ताक्षर हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले, लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं कि जब संविधान लिखा गया तो संविधान लिखने के बाद उसकी जो प्रति बनाई गई उसमें कई ऐसे चित्र जो है वो इंगित किए गए, अंकित किए गए इसमें, ताकि उसकी जानकारी भी पूरी तरीके से स्पष्ट रहे। और देखिए कि प्रथम अनुसूची के भाग ग का ये तस्वीर है जिसमें तमाम जो उपबंधों के अधीन रहते हुए अनुसूची भाग ग लिखी गई और इसमें कैसे व्यवस्थाएं थी उसको जो है यहाँ पर इंगित, यहाँ पर अंकित यहाँ पर किया गया है। कुछ हस्ताक्षर हम आपको दिखाएंगे जिसमें तमाम लोग जो संविधान सभा में जो लोग शामिल थे वो उनके हस्ताक्षर जो हैं इस पूरे संविधान की ओरिजिनल जो प्रति है, ओरिजिनल कॉपी है, उसमें इंगित की गई है। सर, छत्तीसगढ़ के कौन कौन से लोगों के नाम है इसमें? ये जो इसमें नाम तो 2-3 मैं पहचाना, जिसमें रविशंकर शुक्ल जी का नाम है। ये रविशंकर शुक्ल जी का नाम ये है जी। और आगे किशोरी मोहन त्रिपाठी जो रायगढ़ के थे जी, उनके हस्ताक्षर हैं। राम प्रसाद पोटई जी जो बस्तर से थे जी, उनके हस्ताक्षर हैं। इस तरह और हस्ताक्षर हैं। अब वो अपने ओरिजिनल उसमें जो लिखते थे जी उसमें है और ज्यों के त्यों है, उसी कलम की राइटिंग और वही स्याही और उसी रूप में है ये। ठीक, एक अंतिम सवाल लूंगा सर, ये संविधान की ओरिजिनल प्रति है, अब क्या लगता है अब ये कितना जो है प्रभावशाली ये संविधान जो है आपको लगता है? क्योंकि उस समय जो संविधान लिखा कई संशोधन भी देखने को मिले, तो क्या कुछ 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं और होते रहते हैं बीच बीच पे, उसमें और जोड़ते रहते हैं और ये जोड़ करके ही उसका दूसरा संशोधित रूप जो निकाला गया, ये इसको अब बंद कर दिया गया। इसका मैं मेंबर भी था खरीदने, वो उसका बांटने का जी। मेरा नाम वहाँ रजिस्टर्ड है वो उनके इस बुक डिपो में। मैं कई साल इसको मंगाता भी था और दिल्ली जाता था तो 50-100 कॉपी लाता था। तो इसमें जो भी संशोधन हुए हैं वो ये सब अप टू डेट हैं। अब ये तो हर घर में जैसे आस्था के पुस्तकों को रखते हैं हम, वैसे रखने लायक है। और हर बच्चे को जो मिडिल स्कूल से ऊपर पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाना भी चाहिए। तो देखिए, हमने आपको जो है संविधान की ओरिजिनल कॉपी दिखाई जिसमें भारत की लोकतंत्र की आत्मा बसी हुई है। कई ऐसे शब्द हैं, कई ऐसे वाक्य इसमें लिखे हैं जिसका एक महत्वपूर्ण अर्थ होता है। और ये पूरा संविधान है जो कि रायपुर में मौजूद है और काफी संभालकर इन्होंने इसे रखा है। और कहीं न कहीं ये एक ऐतिहासिक किताब है, ऐतिहासिक कॉपी है जो कि हर किसी के पास नहीं, लेकिन इसे काफी संभाल कर रखा गया है। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV, रायपुर। आजादी और संविधान के मूल्यों को याद करते हुए छत्तीसगढ़ के योगदान को भी सामने लाना बहुत जरूरी है, जिससे अक्सर इतिहास की मुख्यधारा में कम जगह मिली। स्वतंत्रता संग्राम में इस धरती की भूमिका महत्वपूर्ण रही है और इसी विषय पर वरिष्ठ इतिहासकार आचार्य डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र से देखिए हमारी एक खास चर्चा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर के आइए चर्चा करते हैं कि छत्तीसगढ़ का इतिहास हमारे भारत देश के स्वतंत्रता में कितना सहभागिता निभाता है और इसके साथ साथ संविधान को लेकर के जब वो समय था तो छत्तीसगढ़ का क्या कुछ योगदान था। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए आचार्य डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र जी हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे। वरिष्ठ इतिहासकार हैं। सर, जो आजादी है सबसे पहले उसके मायने क्या है और जो छत्तीसगढ़ है उसका कितना योगदान है? स्वतंत्रता या आजादी या स्वाधीनता
सब एक दूसरे, एक ही अर्थ कह लीजिए उसको। और एक प्रकार से जैसे हम हमेशा एक गुलामी में, पराधीनता में, मध्यकाल में, अर्वाचीन काल तक रहे, तो हम लोग भारतीय इतिहास में 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक का समय जो है वो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का या स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के रूप में जाना जाता है। इस दरमियान में क्रांति भी हुई थी, असहयोग आंदोलन भी हुआ था, स्वराज्य आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब प्रयास हुए थे। क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दे करके आज़ाद ने या बिस्मिल ने या उनके भगत सिंह ने, जितने भी उनके साथी थे, और इसके साथ ही आज़ाद हिंद फौज का भी काफ़ी प्रभाव रहा द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। और इस स्थिति में क्षत्रिय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। यहाँ के काफ़ी लोगों ने, जैसे 1857 का ही प्रसंग है सर्वप्रथम, तो 10 दिसंबर को 1857 को नारायण सिंह को फांसी दी गई जेल के समक्ष, तो वहाँ पे हनुमान सिंह राजपूत ने संकल्प किया कि मैं इसका बदला लूँगा। ये उनके साथियों के साथ मिलकर उसने 18 जनवरी 1858 को फौजी छावनी में जा करके शाम को सिडवेल नामक एक अंग्रेजी अधिकारी को उसके कमरे में जा करके उसको तलवार के वार से ख़त्म कर दिया। ये 6 घंटे तक ये विद्रोह चला, और उसके बाद में चारों तरफ से अंग्रेजों ने जब घेर लिया तो 17 साथी इनके गिरफ्तार हो गया हनुमान सिंह राजपूत के, पर वो गिरफ्तारी से बाहर नहीं आ सके। अंग्रेजों के 5 रुपये इनाम भी रखा उन्होंने, और इसके बाद में फिर उन 17 लोगों को जेल भेज दिया गया। और 22 जनवरी 1858 को उनको फांसी दी गई। एक साथ 17 सैनिकों को या बलिदानियों को, ये का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर का प्रसंग है। और ख़ास करके इस बीच में भी हनुमान सिंह ने कोशिश की कि डिप्टी कमिश्नर के कक्ष में जो अधिकारी लोग सो रहे थे रात में, जिन्होंने क्रांति को दबाया था, तो उन सबको एक साथ खत्म करने की योजना थी, किंतु उनके चौकीदार के जग जाने के कारण से इनको एक प्रकार से सफल नहीं हो सके। और चौकीदार ने बताया कि 2 आदमी आए थे हाथ में तलवार लेकर के, उनको जाते देखा करके। तो तात्पर्य यह है कि 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ में 18 लोगों ने शहादत दी, और उसमें हम देखते हैं भारतीय इतिहास में कहीं भी इनका उल्लेख या छत्तीसगढ़ का रेखांकन नहीं आता था। तो हमने जब सब PhD के माध्यम से, एडमिशन के माध्यम से इन तथ्यों को सामने लाया। और सबसे बड़ा प्रसंग मिलता है कि कंडेल नहर सत्याग्रह, जिसने देश का ध्यान आकर्षण किया, और दूसरे लोग बोलते हैं कि कंडेल को दूसरा बारडोली बोलते हैं। मैं इतिहास के विद्यार्थी के नाते बोलता हूँ कि कंडेल को हम दूसरा बारडोली क्यों कहें। बारडोली घटना 1928 की है, यह जुलाई 1920 की है। तो और इसके साथ ही साथ गांधी जी को कलकत्ता शर्मा जी ने आमंत्रित करने के जब गए थे, तो गांधी जी उस समय नहीं आए, बाद में आए। और 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी रायपुर आए थे। 21 तारीख को धमतरी कंडेल के इलाके में गए थे, और इस प्रकार से एक जागृति आई और लोगों को एक गांधी युग की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुई, और गांधी जी का प्रभाव भी पड़ा। और कंडेल नहर सत्याग्रह में बहुत से लोग गिरफ्तार हुए। बहुत छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघवाले, सुंदरलाल शर्मा, सब थे ही। 35 जनजाति भाइयों ने भी गिरफ्तारी दी थी। और इसके पश्चात जैसे आप देखेंगे कि एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है। सुंदरलाल शर्मा 5 लोग का सर्वप्रथम जेल जाने वालों में से है। तो सुंदरलाल शर्मा ने 21-22 में जेल से 6 अंक हस्तलिखित पत्रिका निकाल करके प्रसारित किया था। और देश के में मेरी जानकारी में पहला प्रसंग है कि किसी जेल से पत्रिका अंग्रेजों के राज में लिखी गई हो। और उसमें देखेंगे आप कि नाम उन्होंने रखा था श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार द्विमासिक सचित्र। और शर्मा जी जो थे वो अच्छे चित्रकार थे, बड़े अंधियार खेल वाले भगवती मिश्र जब अंग्रेजी अधिकारी व्यवहार कर रहे थे, तो शर्मा जी ने उनके डायलॉग को भी लिख लिया और तुरंत वो चित्र बना लिया। वो चित्र को बना करके कि किस प्रकार से, तो एक अच्छे चित्रकार भी थे। और उनकी जागृति में छोटे नमूना बताऊंगा कि जलियांवाला बाग कांड को आज कितने बुद्धिजीवी और अध्येता लोग जानते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1922 में जेल के अंदर, अंग्रेजों की जेल में, उन्होंने राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया। एक अद्भुत हिम्मत वाले व्यक्ति के रूप में देखता हूँ। और अपने अंग्रेज अधिकारियों को बोल दिया था कि बैरक को आश्रम बोलते थे, तो हमारे आश्रम में आप 4 बजे के इस समय मत आइएगा। ये हिम्मत रखने वाला व्यक्तित्व हमको दिखाई देता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रसंग इतिहास से जुड़े हुए हैं। और लेकिन इतना निश्चित मान कर चलिए कि जंगल सत्याग्रह की शुरुआत होती है 22 जनवरी थे 1922 में, श्याम सोम का, या उसमें भी एक नाम आता है बाद में आगे चल कर, यानी 32-33 में हुआ, 22 में हुआ। तो तमोरा जंगल सत्याग्रह का नाम आता है। तो तमोरा जंगल सत्याग्रह में 14-16 साल की बालिका दयावती कंवर
उसने इतने हिम्मत का काम किया था कि 1000 की भीड़ में महिलाओं की 100 की भीड़ थी, उसके सामने खड़ी हुई थी और अंग्रेज अधिकारी के बंदूक के सामने सीना तान के खड़े हो गए कि गोली चलाना है तो मुझ पे चलाओ, उन पे मत चलाओ। आपने संविधान की बात कही, तो संविधान में क्या है कि उसके बाद छत्तीसगढ़ की भूमिका आज़ादी की लड़ाई में इसलिए है कि यहाँ के 14 रजवाड़े छत्तीसगढ़ में थे, एक होशंगाबाद मकरंग था छत्तीसगढ़ में दिया रहे थे, तो 14 रजवाड़ों ने सर्वप्रथम हस्ताक्षर किया जो 565 रियासतें हिंदुस्तान की लगभग जो गई थी, तो उसका श्रेय भी छत्तीसगढ़ को जाता है। और रविशंकर शुक्ला के शिष्य थे, खरार के राजा या नाम सब प्रभावित थे, तो उन लोगों ने पहले हस्ताक्षर किया, फिर उड़ीसा मालवा करते करते देश का पूरा, यानी आज जो भारत का नक्शा है, मैं एक प्रकार से कह सकता हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही देन है। वो लौह पुरुष थे, उन्होंने भारत को एक एकता के सूत्र में बांध करके हमको आज बहुत कुछ दिया आज़ादी के लिए। तो आज़ादी का जो अर्थ है, हम क्या है स्व को लेकर के, आज तो व्यक्ति स्व को स्व केंद्रित मान के चलता, वो स्व हो गया है, पर उस समय जो स्व था, स्वराज्य था, स्वधर्म था, स्वविचार था, तो वो देश के लिए सोचते थे, यानी देश के लिए समर्पित थे, देश के लिए इन्होंने प्राणोत्सर्ग भी किया। इन सबको देख करके लगता है कि छत्तीसगढ़ की भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। मेरा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ के हर आज़ादी की लड़ाई पे मैंने छात्र छात्राओं से रिसर्च का काम करवाया, बहुत सारी चीज़ें सामने आई, छात्रों का योगदान, महिलाओं का योगदान, विद्यार्थी, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य है, पर छत्तीसगढ़ की भूमिका को जिस ढंग से इतिहास में रेखांकित होना था वो आज तक नहीं हो पाया। हम लोग धीरे धीरे एक प्रयास कर रहे हैं। वीर नारायण सिंह का नाम आप सुनते हैं, तो 19 दिसंबर 75 को सबसे पहले मैंने उनका बलिदान दिवस मना के व्यक्तिगत कृत्य को जनता के सामने रखा, और 50 साल से मैं बलिदान दिवस मना रहा हूँ। और ये आज एक उनके नाम से स्टेडियम है, उनके नाम से जो संग्रहालय बने उसमें अध्यक्ष था जिसका मुझे उद्घाटन किया। अभी 26 जनवरी को भी उनका एक वहाँ दिल्ली में जो होगा उसमें छत्तीसगढ़ इसका एक रहेगा। इसी प्रकार से कल का जो दिवस था, मैं उसको 30-40 साल से महाकोश इतिहास पर से 4 साल की संस्था है, तो बलिदान दिवस के रूप में मनाता हूँ। तो प्रसंग बताऊँ आपको कि वही 17 शहीदों को कल के दिन फांसी दी थी उन लोगों ने, और इस प्रकार से। और फांसी स्थल के बारे में भी कई लोगों में भ्रम रहता है, सब धारणा खत्म कर देना चाहिए। यानी जैसे कई लोग बोलेंगे कि फांसी पे 7 दिन तक लटका दिए थे, फिर निकाल के तोप से उड़ा दिए, सब यह अस्वाभाविक है। तो हमको इतिहास के तथ्य सत्य को देख करके देखना चाहिए। तो डॉक्टर सुनीत मिश्रा जब PhD हमने करवाया, तो उनकी पुस्तक जो वीर नारायण सिंह वाली, उसमें यानी आज जो मोती बाग है वो पहले बैजनाथ तालाब था, शास्त्री बाजार बैजनाथ तालाब, तो तालाबों से घिरा हुआ रायपुर का जेल था। अभी भी उसका खंडहर आप देख लेंगे बड़े बिल्डिंग को, तो वो 1857 की क्रांति का जेल है। तो हम तो शासन को सुझाव दिया है कि जेल मोतीबाग चौक को क्रांति चौक के नाम से रख दिया जाए, और जहाँ क्रांति हुई तो उसको क्रांति मैदान के रूप में, और इस प्रकार से करके उनके प्रति से सभी श्रद्धांजलि, क्योंकि सभी धर्म सभी जाति के लोग थे। तो एक ऐसा है कि रायपुर का एक अविस्मरणीय योगदान रहा है, और युवा पीढ़ी और तरुण लोगों को निश्चित रूप से इससे एक प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे भी कहना है कि आज की जो युवा पीढ़ी है अधिकांशतः स्वतंत्रता के अर्थ को स्वच्छंदता में ले रहा है। तो बार बार मैं आग्रह करता हूं कि आप सबसे पहले आप देश का सोचिए, राज्य का सोचिए, समाज और परिवार का सोचिए, अपना आप अंत में सोचिए, तभी हमारे स्वराज स्वतंत्रता की आज़ादी का सही सार्थक मूल्य हमारे भावी पीढ़ी के सामने। जैसे नेताजी कहा करते थे कि तरुणाई के सपनों पर एक पुस्तक भी उन लोग की थी, तो आज वो जो तरुणाई के सपनों को उजागर करने वाली भावी पीढ़ी है, उनके लिए छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरणास्पद है। इसमें आप लोग अपने हिसाब से रीड कर लेंगे। सर, एक और सवाल मैं लेना चाहूंगी कि संविधान लागू होने के बाद हम छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो अभी हाल फिलहाल में आप क्या देखते हैं कि संविधान का जो महत्व है वो युवा पीढ़ी कितना समझ पा रही है? युवा पीढ़ी को संविधान के बारे में बताने के लिए सबसे पहले तो ये है कि मैं भी 8 साल पाठ्यक्रम समिति में रहा, तो उनको पाठ्यक्रम में के माध्यम से उनको अवगत कराना चाहिए कि संविधान का क्या महत्व है, क्या ये है, डॉक्टर बाबा अम्बेडकर नेताओं ने क्या उद्देश्य रचा था, जिसका विचार था, और इसके साथ ही साथ संविधान बनाने में भी हमारे छत्तीसगढ़ की क्या भूमिका रही, 5-6 लोगों का जितना भी योगदान था, तो वो सबको रेखांकित करके, और संविधान को सिर्फ यानी फ्रेम में नहीं दिखाना चाहिए या पुस्तक के पहले पन्ने के रूप में, उसको संक्षिप्त में उजागर करके कि हमारा संविधान क्या कहता है। जब विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, सबसे अच्छा संविधान है, तो इसको भी युवा पीढ़ी के मनस्थिति में प्रबल रूप से करना पड़ेगा, तभी वो संविधान को समझ पाएंगे। और संविधान में खास करके आप देखेंगे कि घनश्याम सिंह गुप्ता जी का हिंदी करने में योगदान छत्तीसगढ़ के थे, है ना। और इसके अलावा रायगढ़ के त्रिपाठी जी थे,
और बिलासपुर से ये थे, इसका कौन कौन थे उसमें बिलासपुर से, हाँ बैरिस्टर छेदीलाल थे, कांकरे से थे, है ना, पुटाई साहब थे। तो मतलब ये हमें कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की भूमिका आज़ादी की लड़ाई में समग्र रूप से रही, भारत के नक्शा को रेखांकित करने में, खून बहाने में, योगदान देने में हम इसको अविस्मरणीय मान के चलते हैं, ताकि युवा पीढ़ी इसको ले करके आगे बढ़े। और एक प्रकार से यानी मैं युवा पीढ़ी को यही कहूँगा कि वो मन में सकारात्मक सोच रखें, नकारात्मक बिल्कुल न रखें, और ये मान के चलें कि हम देश के लिए कितना कर सकते हैं, राष्ट्र के लिए, राष्ट्रभाषा के लिए, राष्ट्र गीत के लिए और राष्ट्र के लिए। अगर ऐसा सोच कर चलेंगे, वैचारिक मतभेद रखें पर मन में भेद देश के समाज के न रखें, तभी हम कह सकते हैं संविधान के सही अर्थों की सार्थकता होगी। व्यवहार में लाना चाहिए, पढ़ने से नहीं, व्यवहार लाना चाहिए। हमारा एक उद्देश्य और संकल्प होना चाहिए 26 जनवरी के 2000 के अवसर पर 25 साल आज़ादी के, इसमें ये 75 साल के बाद में छत्तीसगढ़ के 25 साल जन्मजयंती वर्ष पर। धन्यवाद। तो ये आपने सुना वरिष्ठ इतिहासकार आचार्य डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र जी को, जिन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ का योगदान कितना महत्वपूर्ण था हमारे देश की आजादी के लिए। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने कैसे अपना खून बहाया और इसके साथ संविधान लागू होने के बाद कितनी महत्वपूर्ण भूमिका छत्तीसगढ़ से भी जो है हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने निभाई। कैमरा पर्सन मनीष मिश्रा के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर। और इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।